Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम एरिस्टोटल कंप्लीट करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हमने प्लेटो कंप्लीट कर लिया था ऑफ यूनिट 1 ऑफ जी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको वीडियोस यूज़फुल और हेल्पफुल लगती हैं तो। अब हम स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल, जिनका टाइम पीरियड था 384 से 322 BCE तक। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, बट वो उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे कम्प्लीटली। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स को साइंटिफिकली पढ़ा था रादर देन जैसे उनके उनके टीचर ने पढ़ा था, उससे बिल्कुल ऑपोजिट उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच रखी थी अपनी स्टडीज़ की। एरिस्टोटल का जो मेथड था उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो ने स्टडी किया था आइडल स्टेट्स को, लेकिन एरिस्टोटल ने स्टडी किया था एक्चुअल स्टेट्स को। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि एरिस्टोटल कैसे अपना स्टडी करते थे एंड प्लेटो कैसे करते थे। अब एरिस्टोटल के अप्रोच क्या थे? सबसे पहला एम्पिरिकल अप्रोच था, फिर साइंटिफिक, कंपैरेटिव और प्रैक्टिकल। वो एग्जामाइन करते थे कॉन्स्टिट्यूशन को उनके कंक्लूजन से पहुंचने से पहले। ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जिसको हम नेचुरल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। एरिस्टोटल बिलीव करते थे कि जो स्टेट है वो नेचुरली डेवलप करती है एंड उसका एक प्रोसेस होता है जो कि अपनी स्पीड अपने पेस से होता है। जैसे फैमिली से एक विलेज बनता है एंड विलेज से स्टेट बनता है। अब हम बात करते हैं मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल। एरिस्टोटल का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है ये, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये उनके वर्ड्स हैं रिगार्डिंग अ मैन। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि मैन जो है वो नेचर से एक पॉलिटिकल एनिमल होता है। मतलब ह्यूमन बींग्स नेचुरली रहते हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना बहुत नेचुरल होता है। सोसाइटी जो है वो बहुत नेसेसरी होती है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, और सोसाइटी के बिना एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता। अब पर्पस ऑफ द स्टेट क्या है? स्टेट जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती है सर्वाइवल के लिए, लेकिन हम उसको एज अ मीडियम फॉर गुड लाइफ भी यूज़ करते हैं। अब इस पर स्टेट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो हमें गुड लाइफ प्रोवाइड करता है, जैसे हैप्पीनेस, मॉरल डेवलपमेंट, वर्चुअस लिविंग और कॉमन वेलफेयर। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की। एक सिटीजन जो है वो सिर्फ एक रेजिडेंट नहीं है। एक ट्रू सिटीजन के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कि वो गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करे, पब्लिक अफेयर्स में इक्वल और लॉजिकल पार्ट ले, और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें। सिटीजनशिप कंबाइन करता है राइट्स को और ड्यूटीज़ को अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो ये उनकी थ्योरी थी सिटीजनशिप की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स की। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया है दो तरीकों से। पहला, नंबर ऑफ रूलर्स के अकॉर्डिंग, और दूसरा, क्या पर्पस है उस रूलर का रूल करने का। अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म्स और करप्ट फॉर्म्स की। करेक्ट फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक के गुड के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है। एंड करप्ट फॉर्म्स क्या हैं? जो प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए वर्क करती हैं। जैसे करेक्ट फॉर्म्स के अंदर आएगा मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड पॉलिटी, वेयर एज करप्ट फॉर्म्स के अंदर आएगा टायरनी, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। तो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था ऑफ गवर्नमेंट्स। अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल के बेस्ट स्टेट की। प्लेटो के आइडियलिज्म के ऑपोजिट में एरिस्टोटल प्रेफर करते हैं एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम को। अब उनके प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम के क्या फीचर्स हैं कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास होना चाहिए, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए एक स्टेट के अंदर, और रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लॉ जो है
वो गवर्न करना चाहिए रादर देन इंडिविजुअल रूलर्स के, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग एक स्टेट को वर्क करना चाहिए, ना कि उनके रूलर्स के अकॉर्डिंग। अब इस रूल ऑफ लॉ के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट, ये आर्बिटरी गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है और हमारे जस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब बात करते हैं एरिस्टोटल ऑन प्रॉपर्टी। प्लेटो जैसे बोलते थे प्रॉपर्टी के लिए, एरिस्टोटल उससे बिल्कुल ऑपोजिट बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं सपोर्ट करता हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को। रीजंस, क्या रीजन है इसको सपोर्ट करने के? सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एनकरेज होती है जब हमारे पास खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एफिशिएंसी को भी प्रमोट कर सकते हैं अगर हमारे पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। जो प्रॉपर्टी है वो एथिकली यूज होनी चाहिए, ना कि मतलब अनएथिकल यूज होना चाहिए उसका। तो एरिस्टोटल ये तो बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी रखो अपने पास, लेकिन उसको एथिकली यूज करो। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या हुआ था एरिस्टोटल का, उनके वीकनेसेस क्या थे। एक तो उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था अपने कंसेप्ट और अपनी थ्योरीज के अंदर। उन्होंने बोला था कि लिमिटेड सिटीजनशिप होनी चाहिए और विमेंस को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ये एरिस्टोटल का स्टैंड था। इसीलिए उनके टाइम पीरियड की जितनी भी थ्योरीज या फिर पॉलिसीज हैं, उनकी ये वीकनेसेस हैं। अब बात करते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। सबसे पहले फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको बोला जाता है। इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डेवलप किया था और रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस एरिस्टोटल ने किया था। डेवलपमेंट किया था सिटीजनशिप के कंसेप्ट को, और इन्होंने स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन की तरह एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरीज के अंदर। तो ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि एरिस्टोटल और प्लेटो का क्या रेलेवेंस है आज के टाइम में। आज के टाइम में भी प्लेटो और एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करते हैं क्या चीज़ों को? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल एथिक्स को, लीडरशिप स्टडीज़ को, सिटीजनशिप एजुकेशन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल की थ्योरीज आज के टाइम में भी। मॉडर्न डिबेट्स जैसे कि गुड गवर्नेंस से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड या फिर पब्लिक वेलफेयर, इन सब चीज़ों की बात हम कहाँ से करते हैं? रेफरेंस लेकर फ्रॉम द क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। एंड क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर कौन से 2 हमारे फिलोसफर्स आते हैं? प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो इसीलिए ये दोनों आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं, इग्नोरिंग देयर वीकनेसेस और क्रिटिसिज्म। तो जो गुड चीज़ें हैं उनके पॉलिसीज़ में या फिर उनके पॉलिटिकल एनालिसिस में, हम उनको आज भी यूज़ करते हैं फॉर आर बेटरमेंट, आर डेवलपमेंट। तो ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगी, जो आप मतलब बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि PYQs में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हुए दिखे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस का। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद प्लेटोज के क्या व्यूज़ थे फॉर द कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, उनके क्या व्यूज़ थे, और एरिस्टोटल के क्या व्यूज़ थे, दोनों को कंपेयर करने के लिए आ सकता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि क्या जो स्टेट का जो लाइक इम्पोर्टेंस था या क्या ऑब्जेक्टिव था अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल, उनकी क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी थी एक स्टेट को लेकर। जैसे एरिस्टोटल ने बोला था कि वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, एंड तो वो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है। तो आप उसको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। पॉइंटर्स आप फॉर्म कर सकते हैं जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, तो इससे बहुत कन्वीनियंट होता है आपको अच्छे से समझना और चीज़ों को याद करना। तो ये कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर कि मैं आपको हेल्प आउट कर पाऊँ. टिल देन, डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel. Keep supporting, keep studying, and all the best. Bye.